स्वागत है आपका रेडियो पाठशाला में, जहां हम इतिहास के पन्नों को खोलते हैं और आपको सुनाते हैं उन महान आत्माओं की कहानियां जिन्होंने भारत के भाग्य को गढ़ा। आज हम आपको ले चलेंगे उस युग में जब भारत अंधविश्वास, कुरीतियों और सामाजिक बंधनों में जकड़ा था। और ऐसे कठिन समय में एक दीपक जलाने वाला व्यक्तित्व सामने आया, भारतीय पुनर्जागरण के जनक राजा राम मोहन राय। उन्होंने न केवल शिक्षा, स्वतंत्रता और महिलाओं के अधिकारों की मशाल उठाई, बल्कि पूरे समाज को जागरूक करने का साहस किया। आइए सुनते हैं इस अद्भुत, प्रेरणादायक और क्रांतिकारी जीवन यात्रा को रेडियो पाठशाला के साथ। अध्याय 1, बंगाल की धरती पर एक नए युग का आगमन। 18वीं सदी का भारत एक ऐसा समय जब देश गुलामी की बेड़ियों में जकड़ा हुआ था। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की ताकत बढ़ रही थी और भारतीय समाज अंधविश्वास, कुप्रथाओं और अशिक्षा में डूबा हुआ था। गांव-गांव में जातिवाद का बोलबाला था। ऊंच नीच की दीवारें इंसानियत को तोड़ रही थीं। औरतें घर की चार दीवारी में कैद थीं। उनका जीवन बचपन में शादी और विधवा होने पर तिल-तिल कर मरने तक सीमित था। सती प्रथा, वह भयावह परंपरा जिसमें पति की मृत्यु के बाद पत्नी को जिंदा जला दिया जाता। बचपन का विवाह, पर्दा प्रथा, मूर्ति पूजा के नाम पर पाखंड, यही समाज की तस्वीर थी। इसी अंधकारमय समय में 22 मई 1772 बंगाल के हुगली जिले का एक छोटा सा गांव राधानगर, यहाँ एक ब्राह्मण परिवार में जन्म लेते हैं एक बालक। नाम रखा गया राम मोहन। किसे पता था कि ये बालक एक दिन पूरे भारतीय समाज में चेतना की नई किरण जगाएगा। राम मोहन के पिता रामकांत राय परंपरावादी, धार्मिक और संस्कृत के विद्वान थे। उनकी माता तारिणी देवी धर्मपरायण और सख्त स्वभाव की महिला थीं। राम मोहन का बचपन गांव की मिट्टी, खेत खलिहान, मंदिर और पाठशाला के बीच बीता, लेकिन उनकी सोच बचपन से ही अलग थी। बालक राम मोहन बाल स्वर में, गुरुजी, अगर भगवान एक है तो मंदिर में इतनी सारी मूर्तियां क्यों हैं? गुरुजी थोड़ा चौंकते हुए, अरे ये सवाल मत पूछो, ये सब शास्त्रों का आदेश है, समझ जाओ। ऐसे सवाल जो उस समय के बच्चे तो क्या, बड़े भी पूछने से डरते थे, राम मोहन निडर होकर पूछते। उनमें तर्क और न्याय की भावना जन्म से ही थी। पिता राम मोहन, तुम वेद पढ़ो, संस्कृत पढ़ो, धर्म में आस्था रखो। राम मोहन, पिताजी, आस्था होनी चाहिए, लेकिन क्या ये जरूरी नहीं कि हम सच्चाई को भी खोजें? ये मासूम लेकिन गहरा सवाल आने वाले समय में उनके पूरे जीवन की दिशा तय करने वाला था। राम मोहन की प्रारंभिक शिक्षा गांव की पाठशाला में हुई, जहां उन्होंने संस्कृत और बंगाली सीखी। फिर उन्हें फारसी और अरबी पढ़ने के लिए पटना भेजा गया। यही उन्होंने इस्लाम, कुरान और सूफी संतों की शिक्षाओं को समझा। बाद में वे बनारस गए, जहां उन्होंने वेद, उपनिषद और हिंदू दर्शन का गहरा अध्ययन किया। उनका ज्ञान केवल किताबों तक सीमित नहीं था। वे हर विचार, हर मत को समझने और परखने की कोशिश करते। बचपन में ही उन्होंने देख लिया था, समाज में फैली कुरीतियां केवल अंधविश्वास और अशिक्षा मिटाने से ही मिट सकती हैं, लेकिन इसके लिए चाहिए साहस, शिक्षा और बदलाव की इच्छा। राम मोहन राय का जन्म केवल एक बालक का जन्म नहीं था, ये उस विचार का जन्म था जो आने वाले समय में भारतीय समाज को नई दिशा देगा। एक विचार जो कहेगा, सत्य को जानो, अंधविश्वास को तोड़ो और इंसान को इंसान समझो। ये थी उस महान गाथा की शुरुआत जिसे दुनिया ने भारतीय पुनर्जागरण के नाम से जाना। अध्याय 2, बचपन और शिक्षा की यात्रा। राधानगर गांव का वो जिज्ञासु बालक जिसकी आंखों में सवाल थे और दिल में सच खोजने की लगन धीरे धीरे किशोरावस्था की ओर बढ़ रहा था। उसका नाम राम मोहन राय अब गांव के विद्वानों के बीच भी चर्चित होने लगा था। कारण था उसकी असामान्य सोच और सीखने की असीम प्यास। गुरुजी, राम मोहन, ये श्लोक पढ़ो। बालक राम मोहन स्पष्ट और आत्मविश्वास से, ओम अस्तो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर मा अमृतम गमय।
असत्य से सत्य की ओर, अंधकार से प्रकाश की ओर और मृत्यु से अमरत्व की ओर। ये मंत्र उनके जीवन का मूल मंत्र बन गया। संस्कृत और बंगाली में दक्ष होने के बाद राम मोहन को उनके पिता ने पटना भेजा, जहां उन्हें फारसी और अरबी पढ़नी थी। पटना उस समय इस्लामी विद्या का केंद्र था। यहाँ उन्होंने कुरान, हदीस और सूफी संतों की कविताओं को पढ़ा। उनके मन में ये विचार पक्का होता गया कि सच्चाई केवल एक धर्म की किताब में नहीं, बल्कि हर धर्म के मूल में है। उस्ताद, बेटा राम मोहन, ये आयत याद करो, अल्लाह एक है और वही सबसे बड़ा है। राम मोहन, उस्ताद जी, क्यों हिंदू धर्म में भी हम एक ही परमेश्वर की बात नहीं करते? तो फिर इतने झगड़े क्यों? उस्ताद, तुम्हारा सवाल आसान नहीं है, लेकिन इसमें सच्चाई है। पटना से लौटकर राम मोहन बनारस गए। बनारस वेद, उपनिषद और भारतीय दर्शन का प्राचीन केंद्र। यहाँ उन्होंने शंकराचार्य के अद्वैत वेदांत, न्याय और मीमांसा का अध्ययन किया। वे देखते कि हिंदू दर्शन में भी एक परम सत्य की ही बात है, लेकिन व्यवहार में समाज मूर्ति पूजा, पाखंड और जातिवाद में बटा हुआ है। पंडित, राम मोहन, वेदांत कहता है ब्रह्म ही सत्य है, जगत मिथ्या है। राम मोहन, पंडित जी, अगर ब्रह्म हर जगह है तो फिर हम ऊंच नीच जात पात क्यों करते हैं? पंडित चुप होकर, ये बातें समाज में कहना मुश्किल है बेटा। यही वो समय था जब राम मोहन ने तय किया कि वे केवल पढ़ेंगे नहीं, बल्कि सोचेंगे और सही को अपनाएंगे, गलत को चुनौती देंगे। उन्होंने संस्कृत, फारसी, अरबी, बंगाली के साथ साथ थोड़ी थोड़ी अंग्रेजी भी सीखना शुरू किया। अंग्रेजी सीखते हुए उन्हें यूरोप की किताबों और विज्ञान की दुनिया का दरवाज़ा खुला दिखाई दिया। कई बार वे रात भर पढ़ते रहते। उनकी माँ नाराज़ हो जाती, इतना पढ़ोगे तो बीमार पड़ जाओगे। लेकिन राम मोहन कहते, अम्मा, अगर मैं नहीं पढ़ूंगा तो कैसे जानूंगा कि सच क्या है? बचपन और शिक्षा के इन वर्षों ने राम मोहन के भीतर एक गहरा विश्वास पैदा कर दिया था कि शिक्षा ही वो कुंजी है जो अंधविश्वास और गुलामी के दरवाजे खोल सकती है। उनका ज्ञान अब केवल किताबों में नहीं, बल्कि समाज को बदलने के संकल्प में बदल रहा था। वे तैयार थे एक लंबी और कठिन यात्रा के लिए, जिसका लक्ष्य था भारत को नए युग की ओर ले जाना। अध्याय 3, युवावस्था में सामाजिक बोध। राम मोहन अब किशोर से युवा हो चुके थे। ज्ञान के दीपक से उनका मन उजाला पा चुका था, लेकिन जिस समाज में वे रह रहे थे वो अभी भी अंधकार में डूबा था। युवावस्था में उन्होंने अपनी आंखों से वो सब देखा जिसे देखकर उनका दिल विद्रोह करने को मजबूर हो गया। एक दिन गांव में एक छोटी सी घटना ने उनके भीतर आग जला दी। वे एक सार्वजनिक सभा में गए, जहां ऊंची जाति के लोग आगे बैठाए गए और निचली जाति के लोग दूर। भोजन भी अलग अलग बर्तनों में दिया गया। राम मोहन ने ये देखा और उनका मन बेचैन हो गया। राम मोहन, युवा स्वर में, क्या हम सब इंसान नहीं हैं? अगर ईश्वर एक है तो फिर ये ऊंच नीच क्यों? एक बुजुर्ग, बेटा, ये तो हमारे धर्म का नियम है, पीढ़ियों से चला आ रहा है। राम मोहन, अगर कोई नियम इंसान को इंसान से अलग करे तो क्या वो सच में धर्म है? ऐसे सवालों से लोग असहज हो जाते। कुछ लोग उन्हें विद्रोही कहने लगे तो कुछ पागल। लेकिन राम मोहन पर इसका कोई असर नहीं हुआ। उन्होंने तय किया कि वे सच की तलाश को छोड़ेंगे नहीं। मित्र, राम, तुम ये बातें सबके सामने मत कहा करो, लोग नाराज हो जाते हैं। राम मोहन, अगर सच बोलने से लोग नाराज होते हैं तो शायद सच बोलना और भी जरूरी है। इसी समय उन्होंने मूर्ति पूजा और धार्मिक पाखंड पर सवाल उठाना शुरू किया। उन्होंने देखा कि लोग पूजा तो करते हैं, लेकिन नैतिकता और मानवता को भूल चुके हैं। वेदों में जो सच्चाई लिखी है उसे लोग भूलकर केवल रस्मों में फंस गए हैं। राम मोहन, मंदिर के बाहर एक मित्र से, अगर भगवान सब जगह है तो हमें उसे सिर्फ एक मूर्ति में क्यों ढूंढना चाहिए? सच तो ये है कि इंसान की सेवा ही असली पूजा है। समाज के विरोध और परिवार की नाराजगी के बावजूद उन्होंने अपने विचारों को दबाया नहीं। उनका ये विद्रोही लेकिन तर्कपूर्ण स्वभाव आगे चलकर उन्हें भारतीय समाज सुधार आंदोलन का अगुवा बनाने वाला था।
अपना दृष्टिकोण और व्यापक बनाने के लिए उन्होंने यात्राएं शुरू कीं। वे बनारस, पटना और कलकत्ता से आगे बढ़कर विभिन्न स्थानों पर गए। हर जगह उन्होंने देखा, चाहे हिंदू हों, मुस्लिम हों या अन्य अंधविश्वास और कुरीतियां सब जगह मौजूद थीं। उन्होंने ये समझ लिया कि बदलाव केवल किताबों से नहीं बल्कि समाज के बीच जाकर लाना होगा। युवावस्था में ही उन्होंने ये निर्णय ले लिया कि उनका जीवन केवल अपने लिए नहीं होगा, वे एक मिशन पर निकलेंगे, अज्ञान के अंधकार में डूबे भारत को जागृत करने के लिए। उन्हें नहीं पता था कि ये राह आसान होगी या नहीं, लेकिन वे जानते थे कि अगर किसी को इतिहास बदलना है तो उसे जोखिम उठाना ही पड़ेगा। अध्याय 4, ब्रिटिश शासन और नई सोच। साल 1803। भारत पर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रभाव तेजी से फैल रहा था। कलकत्ता, बंबई और मद्रास जैसे शहर व्यापार और राजनीति के केंद्र बन चुके थे। इसी समय एक युवा बंगाली विद्वान राजा राममोहन राय कलकत्ता पहुंचे, जहां उनकी जिंदगी ने एक नया मोड़ लिया। राममोहन को ईस्ट इंडिया कंपनी में मुंशी के रूप में नौकरी मिली। उनका काम था अंग्रेज अफसरों और भारतीय रियासतों के बीच संवाद, दस्तावेज और अनुवाद करना। यहाँ उनकी मुलाकात अलग अलग पृष्ठभूमि के लोगों से हुई। अंग्रेज प्रशासक, मिशनरी, व्यापारी और पढ़े लिखे भारतीय। अंग्रेज अफसर: मिस्टर रॉय, you speak Persian and Sanskrit so fluently. Have you ever studied English literature? Ram Mohan: I'm learning. Knowledge has no boundaries, sir. कंपनी में काम करते हुए उन्होंने अंग्रेजी भाषा को और बेहतर सीखा। वे अब यूरोप के दर्शन, विज्ञान और राजनीति के सिद्धांतों से परिचित होने लगे। उन्होंने जॉन लॉक, रूसो और थॉमस पेन जैसे विचारकों की किताबें पढ़ीं, जिनमें स्वतंत्रता, समानता और मानवीय अधिकारों की बातें थीं। राम मोहन धीरे से खुद से: यूरोप में लोग राजा तक से सवाल पूछ सकते हैं, तो फिर भारत में हम अपने पुजारियों, जमींदारों और शासकों से क्यों नहीं पूछ सकते कि वे सही हैं या गलत? यूरोप के इन विचारों ने राम मोहन के मन में एक नई सोच को जन्म दिया कि परंपरा अच्छी है, लेकिन केवल तब जब वो न्याय और मानवता के खिलाफ ना हो। उन्होंने महसूस किया कि भारत में सुधार लाने के लिए हमें अपनी संस्कृति के अच्छे मूल्यों को बनाए रखते हुए विदेशी ज्ञान और विज्ञान को भी अपनाना होगा। सहकर्मी 1: राम मोहन, तुम अंग्रेजों की किताबें क्यों पढ़ते हो? वे तो हमारे देश को लूटने आए हैं। राम मोहन: हाँ, वे शासक हैं, लेकिन उनका ज्ञान भी उपयोगी है। अगर हम केवल विरोध करेंगे और सीखेंगे नहीं तो हम पीछे रह जाएंगे। लेकिन ये रास्ता आसान नहीं था। जो लोग केवल परंपरा में विश्वास रखते थे, वे उन्हें विदेशी विचारों से भ्रष्ट कहते। कुछ अंग्रेज भी उन्हें शक की नज़र से देखते, क्योंकि वे भारतीयों के अधिकारों की बात करते थे। अंग्रेज अफसर: मिस्टर रॉय, इंडियंस आर नॉट रेडी फॉर मॉडर्न रिफॉर्म्स। राम मोहन: सर, इफ यू नेवर गिव देम एजुकेशन, हाउ विल दे बी रेडी? अ नेशन विदाउट नॉलेज इज अ बॉडी विदाउट सोल। ब्रिटिश शासन में काम करते हुए राम मोहन ने 2 चीज़ें साफ साफ देख लीं। पहली कि अंग्रेज भारत में व्यापार और सत्ता के लिए आए हैं, न कि जनता के भले के लिए। दूसरी कि अगर भारतीय समाज को खुद को बचाना है तो उसे शिक्षा, विज्ञान और सामाजिक सुधार की दिशा में आगे बढ़ना होगा। ये टकराव परंपरा और आधुनिकता के बीच राममोहन के पूरे जीवन का केंद्र बनने वाला था। वो जानते थे कि बदलाव लाना आसान नहीं होगा, लेकिन उन्होंने मन ही मन संकल्प लिया कि चाहे जितना विरोध हो, वे सच और सुधार के रास्ते पर चलते रहेंगे। अध्याय 5: सामाजिक सुधार और संघर्ष की आंधी। राजा राममोहन राय के जीवन का ये दौर भारत में सामाजिक बदलाव का सबसे तूफानी और महत्वपूर्ण काल था। उनके भीतर सुधार की जो चिंगारी बचपन और युवावस्था में जली थी, वो अब एक प्रज्वलित मशाल बन चुकी थी, और वो मशाल समाज के अंधकार को चुनौती दे रही थी। सती प्रथा के खिलाफ मोर्चा। भारत के कई हिस्सों में उस समय सती प्रथा जैसी अमानवीय प्रथा गहरी जड़ें जमाए हुए थी। जब पति की मृत्यु होती तो पत्नी को भी जिंदा जलते हुए चिता में बैठा दिया जाता। इसे धर्म और पतिव्रता का चरम मान लिया जाता था। राजा राममोहन राय ने कई बार अपनी आंखों के सामने ये अमानवीय दृश्य देखा था। उन्होंने महसूस किया कि ये प्रथा धर्म के नाम पर औरतों की हत्या है। उन्होंने संस्कृत, वेद, उपनिषद और धर्मशास्त्रों का गहन अध्ययन किया
और ये साबित किया कि कहीं भी शास्त्रों में सती प्रथा का आदेश नहीं है। उन्होंने अंग्रेज सरकार और भारतीय समाज दोनों को चुनौती दी। इस परंपरा के समर्थक पुरोहित वर्ग और कट्टरपंथी उनके कट्टर विरोधी बन गए। कई बार उन्हें धमकियां दी गईं, अपमानित किया गया, लेकिन उन्होंने कहा, यदि एक भी महिला को इस प्रथा से बचा सका तो मेरा जीवन सफल होगा। आखिरकार 1829 में गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक ने उनके निरंतर प्रयासों के बाद सती प्रथा पर स्थायी प्रतिबंध लगाने का कानून बना दिया। ये जीत सामाजिक सुधार की दिशा में एक मील का पत्थर थी। बाल विवाह और बहुविवाह के खिलाफ आवाज। सती प्रथा के अलावा उन्होंने बाल विवाह और बहुविवाह के खिलाफ भी जोरदार मुहिम चलाई। उनका मानना था कि शादी का रिश्ता परिपक्वता, समानता और समझ पर आधारित होना चाहिए। उन्होंने तर्क दिया कि छोटी उम्र में विवाह करना बच्चों के जीवन और स्वास्थ्य दोनों के लिए हानिकारक है। उन्होंने विधवा पुनर्विवाह का समर्थन किया, जबकि उस समय ये विचार समाज के लिए बेहद साहसिक और अशोभनीय माना जाता था। महिला शिक्षा का प्रसार। राजा राममोहन राय को पता था कि समाज की बेड़ियां तब तक नहीं टूटेंगी जब तक महिलाएं शिक्षा से वंचित रहेंगी। उन्होंने महिला शिक्षा को प्रोत्साहित करने के लिए स्कूल और प्रशिक्षण केंद्र खोलने की पहल की। उन्होंने तर्क दिया, शिक्षा वो दीपक है जो अज्ञान के अंधकार को मिटा सकता है, चाहे वो पुरुष हो या महिला। उनकी प्रेरणा से कई क्षेत्रों में लड़कियों के स्कूल खोले गए और धीरे धीरे ये विचार लोकप्रिय होने लगा कि बेटियां भी पढ़ सकती हैं, पढ़नी चाहिए। कट्टर विरोध और मानसिक संघर्ष। इन सुधारों के कारण राजा राममोहन राय पर विरोध की आंधी टूट पड़ी। पंडित वर्ग ने उन्हें धर्मद्रोही, अंग्रेजों का एजेंट और संस्कृति का दुश्मन तक कहा। उनके खिलाफ जनसभाएं हुईं, पत्र पत्रिकाओं में आलोचना के लेख लिखे गए, लेकिन उन्होंने हर आलोचना का जवाब तर्क, शास्त्र और मानवता के सिद्धांतों से दिया। उनका मानना था कि अगर किसी परंपरा से मनुष्य का जीवन नष्ट हो रहा है तो वो परंपरा बदलनी चाहिए। समाज पर प्रभाव। धीरे धीरे उनके विचार युवाओं, पढ़े लिखे लोगों और संवेदनशील वर्ग में गूंजने लगे। लोग समझने लगे कि सामाजिक सुधार धर्म विरोधी नहीं बल्कि सच्चे धर्म का ही हिस्सा है। राजा राममोहन राय के संघर्ष ने भारत में सामाजिक जागरूकता की नींव रखी, वही नींव जिस पर बाद में सुधारकों की पूरी इमारत खड़ी हुई। अध्याय 6। सामाजिक सुधारों का महान अभियान। राजा राममोहन राय के जीवन का ये चरण उनके मिशन का सबसे प्रभावशाली और निर्णायक समय था। इस दौर में उन्होंने न केवल अपने विचारों से बल्कि अपने साहसिक कार्यों से भी भारतीय समाज की जड़ें हिला दीं। उनके सामने एक ऐसे समाज का चित्र था जो धार्मिक कट्टरता, अंधविश्वास, जातिगत भेदभाव और महिलाओं के प्रति अमानवीय व्यवहार से जकड़ा हुआ था। वे समझते थे कि जब तक समाज की बुनियाद को सुधार कर उसे आधुनिक मूल्यों से नहीं जोड़ा जाएगा, तब तक कोई भी राष्ट्र सच्ची प्रगति नहीं कर सकता। सती प्रथा के विरुद्ध संग्राम। भारत में उस समय सती प्रथा एक काली छाया की तरह फैली हुई थी। जब किसी महिला का पति मर जाता तो समाज और धर्म के नाम पर उसे भी पति की चिता पर जिंदा जलने के लिए मजबूर किया जाता। ये न केवल क्रूर और अमानवीय था, बल्कि स्त्री के अस्तित्व के अधिकार को ही नकार देता था। राजा राममोहन राय ने इस परंपरा को खुलकर चुनौती दी। उन्होंने पंडितों से बहस की, धार्मिक ग्रंथों से प्रमाण खोजकर बताया कि वेदों और उपनिषदों में सती का कोई आदेश नहीं है, बल्कि ये एक सामाजिक विकृति है। उन्होंने न केवल लेख लिखे, बल्कि सार्वजनिक विरोध भी आयोजित किए। अंग्रेज अफसर विलियम बेंटिक ने उनकी बात सुनी और उनके तर्कों और दबाव के चलते 1829 में बंगाल प्रेसिडेंसी में सती प्रथा को कानूनी रूप से समाप्त कर दिया गया। ये भारतीय समाज सुधार के इतिहास में मील का पत्थर साबित हुआ। महिलाओं के अधिकारों के लिए संघर्ष। राममोहन राय का मानना था कि स्त्रियों को शिक्षा और संपत्ति में अधिकार मिलना चाहिए। उन्होंने विधवा पुनर्विवाह का समर्थन किया और बाल विवाह का विरोध किया। वे कहते थे, एक शिक्षित महिला पूरे परिवार को शिक्षित कर सकती है, परंतु एक अशिक्षित महिला पीढ़ियों को अंधकार में धकेल देती है। उनके प्रयासों से समाज में चर्चा शुरू हुई और कई जगह स्त्रियों के लिए पाठशालाएं खुलने लगी। शिक्षा में क्रांति। राममोहन राय ने शिक्षा को आधुनिक बनाने का संकल्प लिया। उनका मानना था कि भारतीयों को अंग्रेजी, विज्ञान, गणित और आधुनिक विषयों की शिक्षा मिलनी चाहिए ताकि वे विश्व के साथ कदम से कदम मिलाकर चल सकें।
उन्होंने हिंदू कॉलेज की स्थापना में मदद की और कई अंग्रेजी स्कूल खोले। उन्होंने कहा, सिर्फ अतीत की महिमा गाने से हम भविष्य नहीं बना सकते, हमें नए ज्ञान को अपनाना होगा। धार्मिक सुधार, ब्रह्म समाज की स्थापना। 1828 में राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना की। इसका उद्देश्य था मूर्ति पूजा का विरोध, जाति भेद का अंत, ईश्वर की एकता में विश्वास, सभी धर्मों का सम्मान। ब्रह्म समाज ने समाज में नई सोच पैदा की, जहां इंसान को इंसान समझा गया, न कि उसके धर्म, जाति या लिंग से आका गया। प्रेस और स्वतंत्र विचार की आज़ादी। राम मोहन राय का मानना था कि प्रेस को स्वतंत्र होना चाहिए ताकि सच जनता तक पहुंच सके। उन्होंने संवाद कौमुदी और मिरातुल अखबार जैसे अखबार निकाले, जिनमें वे अंग्रेज़ों की नीतियों की आलोचना करने से भी नहीं डरते थे। उनकी कलम उतनी ही तेज थी जितनी उनकी वाणी। संघर्ष और विरोध। उनकी इन गतिविधियों का विरोध भी हुआ। कट्टरपंथी पंडितों ने उन्हें धर्मद्रोही कहा, तो कुछ अंग्रेज अधिकारियों ने उन्हें खतरनाक सुधारक करार दिया। लेकिन वे डरे नहीं। वे कहते थे, सत्य का मार्ग कठिन होता है, लेकिन उसी पर चलकर ही इतिहास बदला जाता है। अध्याय 7, ब्रह्म समाज की स्थापना और धार्मिक सुधार आंदोलन। 1828 का वर्ष था जब राजा राम मोहन राय ने भारतीय समाज में एक नई क्रांति का सूत्रपात किया। उन्होंने स्थापित किया एक ऐसा समाज जिसने भारतीय धार्मिक और सामाजिक संरचना को पूरी तरह से चुनौती दी, जिसे हम आज जानते हैं ब्राह्म समाज। राम मोहन राय। हमारा लक्ष्य है एक ऐसा समाज जहां मनुष्य को उसकी जाति, धर्म या लिंग से नहीं, बल्कि उसके कर्म और चरित्र से परखा जाए, जहां मूर्ति पूजा, जातिवाद, अंधविश्वास और पाखंड समाप्त हों। साथी, परंतु राजा जी, क्या हम इतने बड़े बदलाव के लिए तैयार हैं? हमारी परंपराएं गहरी जड़ें जमा चुकी हैं। राम मोहन राय। परिवर्तन कठिन होता है, लेकिन आवश्यक है। अगर हम नहीं उठेंगे तो अंधकार कभी खत्म नहीं होगा। ब्राह्म समाज ने एकेश्वरवाद, मोनोथीज्म को स्वीकार किया। उन्होंने मूर्ति पूजा का कड़ा विरोध किया, क्योंकि उनका मानना था कि ईश्वर सर्वव्यापक और निराकार है। जाति प्रथा और सामाजिक भेदभाव के खिलाफ उन्होंने आवाज उठाई। उन्होंने कहा, ईश्वर की पूजा व्यक्ति के मन में होती है, न कि किसी मूर्ति में। राम मोहन राय। हम धर्म के नाम पर बांटे नहीं जाएंगे। हमारा धर्म मानवता है। हमें अपनी सोच को बदलना होगा, अपने पूर्वाग्रहों को त्यागना होगा। ब्राह्म समाज की स्थापना ने भारतीय समाज में एक नई सोच का संचार किया। यह आंदोलन उन लोगों के लिए एक प्रेरणा बना जो अंधविश्वास और कट्टरता से मुक्त होना चाहते थे, लेकिन इसका विरोध भी उतना ही तीव्र था। मंदिरों के पुरोहितों, जातिवादी नेताओं और कट्टर धार्मिक समूहों ने इस आंदोलन को धर्म विरोधी कहा। कई बार राजा राम मोहन राय और उनके सहयोगियों को धमकियां भी मिली, फिर भी वे डिगे नहीं। उनका विश्वास था कि सच्चा धर्म वो है जो इंसानियत को जोड़ता है, न कि बांटता है। राम मोहन राय। हमारे शास्त्र हमें ये सिखाते हैं कि सत्यमेव जयते, सत्य ही विजयी होता है, और सत्य है समानता, न्याय और मानवता। ब्राह्म समाज का ये आंदोलन भारत में आधुनिक धर्म सुधार की नींव बना। ये भारतीय पुनर्जागरण का वो हिस्सा था जिसने समाज को अंधकार से निकालकर ज्ञान और विवेक की ओर अग्रसर किया। राजा राममोहन राय की दूरदर्शिता ने नए युग की शुरुआत की, जहां व्यक्ति की सोच स्वतंत्र होगी और समाज में समरसता होगी। ये कहानी अब और भी गहराई से आगे बढ़ेगी जब हम जानेंगे कि कैसे उन्होंने अपने विचारों को अंग्रेजों तक पहुंचाया और विश्व मंच पर भारत का प्रतिनिधित्व किया। अध्याय 8, इंग्लैंड यात्रा और अंतर्राष्ट्रीय मंच पर प्रभाव। 1830 का दशक। राजा राममोहन राय ने अपने मिशन को और भी व्यापक बनाने का फैसला किया। उन्होंने इंग्लैंड की यात्रा की, एक ऐसा कदम जिसने न केवल उनके व्यक्तित्व को और मजबूती दी, बल्कि भारतीय सुधार आंदोलन को एक नया आयाम दिया। लंदन पहुंचना उस समय एक भारतीय के लिए आसान काम नहीं था, पर राम मोहन राय ने अपनी लगन, साहस और ज्ञान से अंग्रेज समाज में अपनी अलग पहचान बनाई। उन्होंने संसद के कई सदस्यों, बुद्धिजीवियों और सामाजिक सुधारकों से मुलाकात की। यहाँ उन्होंने भारतीय समाज की कठिनाइयों और ब्रिटिश शासन की आलोचना खुलेआम की। मिस्टर रॉय,
You claim British rule is harmful to India, yet you live under their protection. How do you justify this? Ram Mohan Rai. Sir, true protection is not control but empowerment. India's progress lies not in subjugation but in education, justice and reform. इंग्लैंड में रहते हुए राम मोहन ने यूरोपीय ज्ञान और दर्शन का गहरा अध्ययन किया। उन्होंने यहाँ की वैज्ञानिक उन्नति, सामाजिक सुधार आंदोलनों और प्रेस की स्वतंत्रता को नज़दीक से देखा। इन अनुभवों ने उन्हें ये समझने में मदद की कि किस तरह भारतीय समाज में भी समान सुधार लाए जा सकते हैं। उनकी इंग्लैंड यात्रा ने उन्हें नया आत्मविश्वास दिया। उन्होंने महसूस किया कि भारत की समस्याओं का समाधान केवल विद्रोह या विरोध में नहीं, बल्कि ज्ञान और संवाद में है। उन्होंने भारतीयों और अंग्रेज़ों के बीच समझदारी का पुल बनाने का बीड़ा उठाया। राम मोहन राय ने यहाँ से लौटकर और भी सक्रियता से सामाजिक सुधारों को आगे बढ़ाया। उन्होंने ब्रिटिश शासन से आग्रह किया कि वे भारतीयों को शिक्षा और समान अधिकार दें। उन्होंने प्रेस की स्वतंत्रता के लिए संघर्ष किया और भारतीय युवाओं में जागरूकता फैलाने की कोशिश की। राम मोहन राय। हमें भारत को आधुनिकता की ओर ले जाना होगा, लेकिन उसकी सांस्कृतिक जड़ों को भी बचाना होगा। हमारी भाषा, हमारी संस्कृति और हमारी आत्मा को सम्मान देना होगा। राजा राम मोहन राय की इंग्लैंड यात्रा ने न केवल उनके विचारों को व्यापक किया, बल्कि भारत के सामाजिक और राजनीतिक सुधार आंदोलन को विश्व स्तर पर पहचान दिलाई। उनकी ये यात्रा एक संदेश थी कि भारत की प्रगति के लिए भारत और विश्व के बीच संवाद आवश्यक है। अध्याय 9। अंतिम वर्ष और अमर विरासत। राजा राम मोहन राय की यात्रा लंबी और प्रेरणादायक रही। उनकी जीवन कथा संघर्ष, ज्ञान और समाज सुधार के लिए समर्पण की कहानी है। लेकिन हर महान आत्मा की तरह उनके जीवन का भी एक अंतिम अध्याय आता है। उनके स्वास्थ्य ने 1833 में अचानक बिगड़ना शुरू कर दिया। लगातार काम, सामाजिक संघर्ष और मानसिक दबाव ने उन्हें कमज़ोर कर दिया था। लेकिन उनका हौसला टूटना तो दूर, उन्होंने अंतिम समय तक अपने आदर्शों का पालन किया। सहयोगी। राजा जी, आपकी सोच और कार्यों से हम सब प्रेरित हैं, लेकिन आराम भी ज़रूरी है। राजा राम मोहन राय। आराम तो तब लेंगे जब ये देश अज्ञानता के अंधकार से निकल जाएगा। मृत्यु से कोई डर नहीं, असली मृत्यु तो ज्ञान की लौ बुझ जाने में है। 26 सितंबर 1833 को मात्र 61 वर्ष की उम्र में राजा राम मोहन राय का देहांत हो गया। लेकिन उनकी मृत्यु ने उनके विचारों और कार्यों को नहीं रोका। उनकी विरासत ने जन्म लिया। सामाजिक सुधारों, महिला शिक्षा, समानता और आधुनिकता का दीपक जलाया। उनके बाद भी ब्रह्म समाज ने उनके आदर्शों को आगे बढ़ाया। महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू और कई अन्य स्वतंत्रता सेनानियों ने उनके विचारों से प्रेरणा ली। आज भी उनका नाम भारतीय पुनर्जागरण के जनक के रूप में सम्मानित है। राजा राम मोहन राय ने सिखाया कि परिवर्तन केवल विचारों से ही संभव है। उन्होंने दिखाया कि समाज को बदलने के लिए हमें अपने पूर्वाग्रहों और कुरीतियों को त्यागना होगा। उनका जीवन आज भी हमें ये संदेश देता है, सत्य की खोज करो, ज्ञान बढ़ाओ और समाज को उजाले की ओर ले जाओ। आप सुन रहे थे रेडियो पाठशाला पर राजा राम मोहन राय, भारतीय पुनर्जागरण के जनक। कमेंट कर अपना प्यार और सपोर्ट जरूर दिखाएं। आपके 8 लाइक से हमें ये भरोसा मिलता है कि घंटों की मेहनत बेकार नहीं गई। अगर आप चाहते हैं कि ऐसे ही प्रेरणादायक और ज्ञान से भरे वीडियो लगातार आप तक पहुंचते रहें, तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और चैनल को अपने दोस्तों और परिवार के साथ जरूर शेयर करें। मैं हूं आपका साथी रेडियो पाठशाला से। अगली बार मिलेंगे एक और महान गाथा के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और जय हिंद।